नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर आज यूपी कैबिनेट की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो आज 11 बजे ये लखनऊ में अहम बैठक होने जा रही है। योगी कैबिनेट की इससे पहले भी बैठक हुई थी, जिसमें लगभग 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी और एक बार फिर से अब कैबिनेट की ये अहम बैठक 11 बजे लोक भवन में होने जा रही है, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कराएं, जहां पर बैठक होने वाली है। आज 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी और बैठक पे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद उन मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है। तो यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर पहले चर्चा होगी और उसके बाद उन प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज योगी कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई बड़े मुद्दे होने वाले हैं। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए बोर्ड का गठन और जमीन खरीदने प्रस्ताव को मंजूरी भी दी जा सकती है और इसके साथ ही साथ औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भी प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि धान खरीद नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है इस बैठक में। साथ ही साथ आवास विकास विभाग की भवन विकास उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। साथ ही साथ विधानसभा के विशेष सत्र के बारे में भी निर्णय लिया जा सकता है। तो कई अहम मुद्दे होने वाले हैं जिन पर आज चर्चा होगी और इसीलिए आज 11 बजे यूपी कैबिनेट की ये अहम बैठक और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। लोक भवन में ये बैठक होने वाली है। माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण, ऊर्जा समेत कई अन्य विभागों के प्रस्ताव पास कराए जाएंगे और इसके साथ ही साथ औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन कर निवेशकों को राहत दिलाई जाएगी। इससे पहले भी यूपी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। पिछले महीने ही बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता की थी और इसमें आमजन से जुड़े कुल 25 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। कई ऐसे आदेश हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और उन पर मुहर लगने की भी आज खबर है। 11 बजे से ये अहम बैठक लोक भवन में होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। वहीं हमारे साथ हमारी संवाददाता लखनऊ से स्कंदिता मिश्रा जुड़ गई हैं। जी स्कंदिता, 11 बजे से बैठक शुरू होने वाली है। क्या वो मुद्दे हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे और किन किन पर मुहर लगने की आशंका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक की शुरुआत आज 11 बजे से होगी और ये बैठक लोक भवन में आयोजित होगी। इसमें तमाम प्रस्तावों पर जो है मंजूरी हो सकती है, पर तमाम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तमाम प्रस्ताव जो है वो पास किए जा सकते हैं, जिसमें जो है धान की खरीद को लेकर धान की जो खरीद नीति है उसका प्रस्ताव पास हो सकता है। तमाम प्रस्ताव हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए बोर्ड गठन पर जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। और जी। इसके अलावा जो कैबिनेट की बैठक है इसमें तमाम औद्योगिक विकास से संबंधित जो विभाग हैं उनके प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है। तमाम अलग अलग आज रहने वाला है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। 11 बजे से कैबिनेट की बैठक लोक भवन में शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि धान खरीद की नीति जो है उसको मंजूर कराया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें आवास विकास विभाग की जो विभाग की जो विकास अवधि है उसको जो है संशोधन किया जा सकता है, उसका प्रस्ताव जो है वो पास कराया जा सकता है। तमाम प्रस्ताव जो है आज लेकर आए जाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा में विशेष सत्र के बाबत निर्णय भी हो सकता है, जो विशेष सत्र होगा उसको लेकर भी। तो तमाम रोजगार प्रोत्साहन नीति के बारे में भी चर्चा होगी। तो ये तमाम प्रस्ताव है जिनको लेकर मंजूरी दी जा सकती है, इनको लेकर चर्चा होगी। और कल की इस बैठक में जिसमें औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति है उसको संशोधन किया जा सकता है, निवेशकों को और राहत दिलाई जा सकती है। तमाम चीजें हैं, तमाम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर कैबिनेट में बात होगी, जिसमें से लोक निर्माण, ऊर्जा समेत तमाम कई अन्य विभाग हैं जिनके प्रस्तावों पर को पास कराया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा को लेकर भी तमाम प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको पास कराया जाएगा। तो कई सारे विभागों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। तमाम उनके प्रस्तावों को जो है आज उनको मंजूरी मिलेगी। बिल्कुल स्कंदिता, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम अहम मुद्दे रहने वाले हैं, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या फिर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हों, सभी पर आज चर्चा होगी और उन पर मुहर भी लग सकती है। इससे पहले भी देखिए लगभग 1 महीने पहले योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। बिल्कुल आपको बता दें इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो 25 प्रस्ताव थे जिनको जो है उन्होंने रखे थे, जिनमें से 23 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी और 23 फैसलों को सीधा लाभ जो है वो शहरी जनता जो थी, जो ग्रामीण और किसान थे उनको, और इसके अलावा छात्रों को उन सारी जो 23 प्रस्ताव लेकर आए थे उससे कई लोगों को फायदा हुआ था, जिसमें से छात्र थे, तमाम गाँव के लोग थे, तमाम शहरी लोग थे। तो बहुत खास रहने वाला है। स्मार्टफोन जो है जल्द ही जो निःशुल्क स्मार्टफोन की लेकर आए थे उसको लेकर भी तमाम लोगों को फायदा हुआ था। तमाम ऐसे प्रस्ताव थे और अब की बार जो लेके आए हैं उसमें भी कई विभागों के लिए बड़े प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं, जिसमें से ऊर्जा है, लोक निर्माण है, तमाम अलग अलग। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा है। ठीक है स्कंदिता, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एशिया कप में भारत की शानदार जीत हुई है और इस जीत को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी है। एशिया कप में भारत की शानदार जीत के लिए बधाई सीएम योगी की ओर से दी गई है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई, ये उनकी तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी गई है। तो बीते दिन जो मुकाबला हुआ था उसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की थी और उसी जीत के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि एशिया कप 2023 में आज शानदार और ऐतिहासिक विजय हासिल करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई और टीम का अभिनंदन। सीएम योगी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और सभी खिलाड़ियों को और टीम इंडिया को बधाई दी गई है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला और जिसमें भारतीय टीम ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी और उसी पर सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। तो भारतीय टीम की जीत के बाद सीएम योगी की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी गई है। इसी खबर पर स्कंदिता आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए भारतीय टीम ने बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है, काफी रोमांचक मुकाबला रहा है और ऐसे में जीत के बाद सीएम ने खुद बधाई दी है क्रिकेट टीम को। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो अपने जो भारत के खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहन करते रहते हैं, हमेशा उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं और जब इतनी बड़ी मार्जिन से जब जीत कर आई है इंडिया तो उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको ट्वीट करके बधाई दी। उन्होंने कहा है कि इंडिया की टीम का जो है, भारत की टीम को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। तमाम तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। जिस तरीके से इतना रोमांचक मुकाबला रहा, इतना लंबा स्कोर और इतना बड़ा मार्जिन, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ काफी
ज़्यादा खुश नजर आए हैं और उन्होंने टीम इंडिया को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने 2023 रनों जो 228 रनों से जो उन्होंने जीत दर्ज की है, तो अपने आप में बड़ा मार्जिन है 228 रन। और कहीं ना कहीं जो 50 ओवर का रहा था, विकेट 50 ओवर का मैच रहा था जिसमें 300 जो है 356 रन बनाए थे, तो कहीं ना कहीं रन भी अच्छे बनाए और जो मार्जिन रहा वो भी जो है शानदार रहा। और तमाम चीज़ों से खुश होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दी है एशिया कप को लेकर भारतीय टीम को। और जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा ही अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट के प्लेयर हो या फिर वो किसी ओलंपिक्स के प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, तमाम सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हमेशा उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं। और कई बार देखा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो खिलाड़ियों से जो है मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, उनसे मिलते भी हैं। तो उसी क्रम में कल का जो मैच था वो काफी शानदार रहा है, जिसमें लोकेश राहुल वगैरह ने भी काफी अच्छा खेला है और तमाम प्लेयर्स थे, कुलदीप यादव जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो उन सभी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दी है, उनको कहा है कि एशिया कप जीतने को लेकर भारतीय टीम को बधाई और साथ ही उनका अभिनंदन। ठीक है, तो स्कंदिता सीएम योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें राजेश कुमार पांडे जालौन के नए डीएम बने हैं। प्रत्यूष पांडे को देवरिया का नया सीडीओ बनाया गया है। वहीं नेहा बंधु को मैनपुरी की नई सीडीओ बनाया गया है। जयदेव सीएस को बस्ती का नया सीडीओ बनाया गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जिसमें 11 आईएएस अधिकारियों का तबादले किए गए हैं और उसमें पीसीएस अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं। मुख्य तौर पर जालौन के नए डीएम बने हैं राजेश कुमार पांडे। इसी के साथ कई जिलों के सीडीओ में भी बदलाव किया गया है और उसी में एक नाम शामिल है प्रत्यूष पांडे, जिनको देवरिया का सीडीओ बनाया गया है। नेहा बंधु मैनपुरी की नई सीडीओ होंगी और जयदेव सीएस भी बस्ती के नए सीडीओ बनाए गए हैं। तो 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। फेरबदल प्रशासनिक देखने को मिला है यहाँ पर और कई नाम ऐसे शामिल हैं जिन्हें सीडीओ का पद मिला है और जालौन के नए डीएम भी बने हैं। स्कंदिता, आपका रुख करना चाहूंगी। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, डीएम का बदलाव किया गया है और सीडीओ भी तैनात किए गए हैं। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है और कौन कौन से ऐसे नाम शामिल हैं जिनमें बदलाव हुआ है? आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें से 11 आईएएस और पीसीएस के जो है पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में आज की बड़ी खबर है, जिसमें 11 आईएएस और पीसीएस के तबादले हुए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। जिनमें से एक नाम है राजेश कुमार पांडे का, जिनको जालौन का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो है प्रत्यूष पांडे का, जिनको देवरिया का सीडीओ बनाया गया है। तो कुछ प्रमुख नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें से नेहा बंधु जो है वो मैनपुरी की सीडीओ बनाई गई हैं। इसके अलावा जयदेव सीएस जो है वो बस्ती के सीडीओ बनाए गए हैं। तो ये 4 विशेष नाम निकलकर आ रहे हैं। इन चारों के साथ कुल 11 आईएएस और पीसीएस के तबादले हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार में आज यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है आज सुबह, जिसमें से 11 आईएएस और पीसीएस के तबादले हुए हैं, जिसमें से राजेश्वर कुमार पांडे को जालौन का डीएम बनाया गया है। और इसके अलावा 3 विशेष नाम जिनको सीडीओ बनाया गया है, जिनमें से देवरिया है, मैनपुरी है और बस्ती है। ये 3 जिलों में नए सीडीओ दिए गए हैं, जिसमें से देवरिया में प्रत्यूष पांडे और इसके अलावा मैनपुरी में नेहा बंधु हैं और बस्ती में जयदेव सीएस है। ये 3-4 बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनको जो आज प्रशासनिक फेरबदल जो हुआ है, जो तबादले हुए हैं, उसमें सामने आए हैं। ठीक है स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को प्रशस्ति पत्र आज 12:30 बजे SGPGI में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम के तहत उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसी कार्यक्रम में
नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आज 12:30 बजे SGPGI में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे और साथ ही साथ यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन आज 12:30 बजे SGPI में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। लखनऊ नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और इसी के लिए 12:30 बजे SGPI में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे और सभी को सम्मानित किया जाएगा। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर घोसी उपचुनाव को लेकर सुभाषपा की समीक्षा बैठक आज आयोजित की जाने वाली है। घोसी उपचुनाव परिणाम को लेकर ओपी राजभर आज समीक्षा करेंगे। सुभाषपा पूर्वांचल स्तरीय संगठन की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही साथ नई बस्ती बीटी मऊ में भी सुभाषपा की समीक्षा होनी है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समीक्षा करेंगे। दोपहर 1 बजे नई बस्ती बीटी में ये समीक्षा होनी है। तो उपचुनाव के बाद देखिए समीक्षा का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में आज 1 बजे ये समीक्षा बैठक होने वाली है। घोसी उपचुनाव को लेकर सुभाषपा की ये समीक्षा बैठक सुभाषपा पूर्वांचल स्तरीय संगठन की समीक्षा करेगी। नई बस्ती बीटी मऊ में सुभाषपा की ओर से समीक्षा की जाएगी और सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, आंका जाएगा, आकलन करना है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष को निकाला जाएगा, क्योंकि उपचुनाव हो चुके हैं और उपचुनाव के बाद अब लोकसभा के भी चुनाव हैं। ऐसे में रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। वहीं अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय और क्षेत्रीय पदाधिकारियों की दूसरे दिन की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जन की सहभागिता और इस संगठन को इस कार्यक्रम के माध्यम से गतिशील रखने को लेकर मंथन हुआ है। वहीं संगठन पदाधिकारियों का मानना है कि मंदिर निर्माण समर्पण निधि कार्यक्रम की ही भांति प्राण प्रतिष्ठा समारोह से देश भर के 5 लाख गांव को ही न जोड़ा जाए, बल्कि इन संस्थानों पर नवीन विहिप हित चिंतकों का भी निर्माण हो, जिससे संगठन का आधार मजबूत हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आज कार्यालय पर विहिप की केंद्रीय बैठक हुई है, जिसमें पदाधिकारियों ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इस युग का आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक लोक जागरण की सिद्धि का स्वरूप ग्रहण करेगा, जिससे राष्ट्र भक्ति और धर्मनिष्ठा और मजबूत होगी। उधर महंत योगेश्वर नाथ को श्रद्धांजलि देने साध्वी प्राची अलीगढ़ पहुंची, जहां पर उन्होंने जवान फिल्म के एक्टर शाहरुख खान पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने कहा कि मोदी जी अगर पीएम बनेंगे तो मैं हिंदुस्तान छोड़ जाऊंगा। इन लोगों का एक मकसद है मोदी जी का विरोध करना, लेकिन 2024 में पुनः मोदी सरकार बनेगी। खबर गाजीपुर से है, जहां पर साइचवना गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह अपने साथियों के साथ पहुंचे और इसका विरोध किया, लेकिन उनको जब आरोपियों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को बुलाया और पुलिस ने एक व्यक्ति को कुछ आपत्तिजनक बुकलेट के साथ उसे हिरासत में ले लिया। राजकुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि यहां पर गरीब हिंदुओं को टारगेट करके किसी मशीनरी द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसके विरोध में यहां पर लोग पहुंचे थे और पुलिस की कार्रवाई की गई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।